सभी को स्क्रीन दिख रही है बच्चों? चलो स्टार्ट करें। सबको दिख रही है स्क्रीन? ओके, तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो सबसे एडीएमई की प्रोसेस समझना है, तो हमने एब्जॉर्प्शन को समझ लिया था। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में यहाँ पर एक बार जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को। देखो, हमने क्या अज्यूम किया था कि कोई भी ड्रग है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप उसको ओरल रूट से देंगे, ओरल रूट से देंगे तो वो जो भी टैबलेट होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो ब्लड में पहुंचेगा। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में पहुंचने की प्रोसेस, यहां तक की जो प्रोसेस थी ये एब्जॉर्प्शन थी। अब यहां से इसका डिस्पोजिशन होना, इसकी पोजीशन में, ब्लड में इसकी पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, तो अब ये ब्लड में भी मूव कर सकता है, ब्लड से अदर टिश्यू में भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग जगह ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो ओरल रूट से ड्रग देने पर भी देखने को मिलेगी, और अगर आप डायरेक्टली इंजेक्टेबल प्रिपरेशन दे रहे हैं तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओरल रूट से दो या आप इंजेक्टेबल रूट से दो, ओरल या इंजेक्टेबल, अगर आप किसी भी रूट से देंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज आपको क्लियर करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको दोनों, ओरल रूट से ड्रग दोगे उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, आईवी रूट से ड्रग दोगे उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, विच काइनेटिक पैरामीटर्स नॉट ऑब्जर्व्ड इन आईवी प्रिपरेशंस। आईवी प्रिपरेशन में कौन सा काइनेटिक पैरामीटर ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पैरामीटर जो ऑब्जर्व नहीं होगा। पहला ऑप्शन दे दिया आपको डिस्पोजिशन, दूसरा ऑप्शन दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन दे दिया मेटाबॉलिज्म, चौथा ऑप्शन दे दिया एब्जॉर्प्शन। तो जल्दी बताओ कौन सा काइनेटिक पैरामीटर है जो आपको इंजेक्टेबल रूट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बात? तो बहुत छोटी सी बात है, सबको बता भी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि जब कोई भी ड्रग हमारे ब्लड में आ जाती है तो जनरली हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो अब यहां पर समझने वाली बात है, कई बार तुम सुनते हो कि कुछ ड्रग हैं, है ना, कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप कहते हो हाई है, कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनके केस में हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिसका लो है। ठीक है, चलो, तो यहां पर एक चीज समझने वाली है बच्चों, ये आपका ब्लड वेसल से इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, ये, तो दिस इज वस्कुलर फ्लूइड। ये क्या कहलाएगा, ये वस्कुलर फ्लूइड कहलाएगा। ये वस्कुलर फ्लूइड है जिसके अंदर आपका आरबीसी वगैरह है, ब्लड है। ठीक है, वस्कुलर फ्लूइड बोल दो आप, या आप इसको प्लाज्मा कह सकते हो, या आप इसको ब्लड कह सकते हो। ठीक है ना, तो अभी आपकी ड्रग कहां पर है, ब्लड में।
लेकिन कई बार ये हो सकता है कि ये जो ड्रग है ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में एंटर कर सकती है, ठीक है ना। ड्रग है, ये क्या कर सकती है, इस ब्लड के अलावा, ठीक है ना, किडनी में एंटर कर रही है, लिवर में एंटर कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन में एंटर करेगी। तो यहाँ पर जब इस वसल्स वस्कुलर फ्लूइड या ब्लड के अलावा कहीं पर एंटर करती है तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड। अगर उसके अलावा कहीं पर भी वो इंटर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड, ठीक है ना। टिश्यू में जाकर के बाइंड हो या कहीं पर भी जाकर के बाइंड हो रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड में बाइंड हो रही है या टिश्यू में जाकर के बाइंड हो रही है आपकी ड्रग, तो उसको आप प्लाज्मा या ब्लड कंसेंट्रेशन में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्रग कहां पर है, एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड में। तो आपको हर बार देखना है कि आपकी ड्रग जो है वो वस्कुलर फ्लूइड में है या एक्स्ट्रा वस्कुलर। एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड मतलब इस ब्लड को छोड़ के जो बाकी जो टिश्यू वगैरह है उसके अंदर चली गई, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी टिश्यू और ऑर्गन हो गए, और एक ये हो गया ब्लड वाली बात। अब जनरली जब कभी भी हम बात करते हैं कि हमारे लिए किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, तो अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, लिम्फेटिक, पोर्टर, इन सब सर्कुलेशन की बात नहीं करते। हम केवल उसी ड्रग की बात करते हैं, हमारे लिए अवेलेबल वही ड्रग होगी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होगी, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से समझना बच्चों कि सपोज सपोज हमने किसी पर्सन को, यहां पर हमने ड्रग दे दिया, सपोज हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दिया, ठीक है, हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दिया, ठीक है, और ये 100 मिलीग्राम ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से ही बाइंड हो रही है, ठीक है। ये 100 मिलीग्राम ड्रग कहां पर है बच्चों, ये प्लाज्मा के अंदर है, ठीक है। तो ये 100 मिलीग्राम ड्रग प्लाज्मा के अंदर है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर है। दूसरे केस में हम यहां पर देखते हैं, मैं एक ऐसा ऐसा बनाता हूं इसको, तो उससे समझ में आएगा। देखो, इसके लिए ऑलरेडी जस्ट 1 मिनट बच्चों ना, मैं यहाँ पर एक पीपीटी है वो शेयर कर देता हूँ, तो मेरा टाइम थोड़ा बचेगा। जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके, चलो अब यहाँ पे वापस से ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बता रहा था। तो वस्कुलर फ्लूइड उसको आप इंट्रावस्कुलर भी बोल सकते हो, जो आपकी वेसल्स के अंदर है, ठीक है ना। तो देखो, मैंने यहाँ पर वही बोला था बच्चों की जो हमारे पास ड्रग है, तो दो पॉसिबिलिटी, आपकी ड्रग या तो प्लाज्मा में हो या तो आपकी ड्रग ब्लड से निकल के टिश्यू या ऑर्गन में चली गई। अगर आपकी ड्रग प्लाज्मा में है, अगर आपकी ड्रग प्लाज्मा में है तो आप उसको वस्कुलर फ्लूइड या इंट्रावस्कुलर भी बोल सकते हो, जो आपकी वेसल्स के अंदर है। और यदि वो ऑर्गन में चला गया तो आप बोलोगे आपकी ड्रग जो है वो टिश्यू में जाकर के बाइंड है या ऑर्गन में बाइंड है, वो या एक्स्ट्रा वस्कुलर रीजन में है, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे अगर आपकी कोई भी ड्रग प्लाज्मा में बाइंड है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और अगर एक्स्ट्रा वस्कुलर में जा रही है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अब समझने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों होगा कि जो ड्रग ब्लड में है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और जो ड्रग एक्स्ट्रा वस्कुलर में जा रही है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं बच्चों, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है उसका लो डोज रिक्वायर्ड होता है, और जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उसका हाई डोज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर मतलब समझो कि एक जगह मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम, एक जगह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा।
तो यहां पर समझते हैं कि हमने कहा कि सपोज हमने किसी पर्सन को कोई ड्रग दी और वो ड्रग अभी ब्लड के अंदर, तो मैंने क्या कहा था बच्चों, पहले केस में आपकी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, मतलब पूरी की पूरी ड्रग आपके प्लाज्मा में प्रोटीन। लेकिन दूसरे केस में मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से ये जो ड्रग है ये निकल के एक बार कहाँ चली गई, सपोज ये पेनक्रियाज में चली गई, एक बार निकल के सपोज ये कहाँ गई है, ये लंग्स में गई है, ठीक है, एक बार। तो इस तरीके से ये अलग अलग होकर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रही। तो देखो यहाँ पर एक बार ड्रग यहाँ पर गई, फिर ब्लड में आई, फिर ब्लड से यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर इस ऑर्गन में गई, फिर यहाँ पर आई। तो अगर आपके पास मान लो ये एक ग्राउंड है बच्चों, इस ग्राउंड का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर आपने इसका एक चक्कर लगाया तो आपने कितना राउंड कवर किया, 1 मीटर। 2 चक्कर लगाया तो 2 मीटर, 3 चक्कर लगाया तो 3 मीटर स्क्वायर, 4 चक्कर लगाया। लेकिन आपको पता है कि ग्राउंड का जो एरिया है वो फिक्स है, ऐसे ही बॉडी का ब्लड जो है वो फिक्स है। लेकिन अगर कोई ड्रग बार बार अलग अलग ऑर्गन में जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वापस से ब्लड में आएगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अब अगर कोई ड्रग अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही है, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन में जा रही है और आपको इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में चाहिए, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे में आपको सफिशियंट अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो बच्चों, एक और एग्जाम्पल से, फिर ये ऊपर जो एग्जाम्पल दिया उसको भी समझते हैं हम। मान लो आपकी जो ड्रग है, ठीक है ना, मान लो वो लिवर से होकर के जा रही है, तो हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में इफेक्ट देने के लिए हमको 100 मिलीग्राम ड्रग चाहिए। कितने मिलीग्राम ड्रग चाहिए बच्चों, 100 मिलीग्राम ड्रग मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 100 मिलीग्राम ड्रग चाहिए, देखो वैसे ये एग्जाम्पल वही वाला लिखा हुआ है, अगर हमें 100 मिलीग्राम ड्रग चाहिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक ड्रग दी और वो पूरी की पूरी इंट्रावस्कुलर रूट से दी, और ये पूरा जो है ये बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम है 5 लीटर। तो 100 मिलीग्राम ड्रग दी और ये जो ड्रग थी ये ब्लड में ही रही। ये ड्रग कहाँ पे रही बच्चों, ब्लड में रही। वॉल्यूम कितना हो गया, 5 लीटर। तो हमने क्या बोला, अमाउंट एडमिनिस्टर्ड, आपने कितना ड्रग एडमिनिस्टर्ड किया है, ठीक है ना। अमाउंट एडमिनिस्टर्ड क्या लिखोगे यहाँ पर, आपने कितना अमाउंट एडमिनिस्टर्ड किया है, तो अमाउंट एडमिनिस्टर्ड, आपने कितना डोज एडमिनिस्टर्ड किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो वो हमारे पास ये कितना है, कितने ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 लीटर में। तो अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा, इस ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कितना आएगा, 20 मिलीग्राम पर लीटर। कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गया इससे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है बच्चों, 5 लीटर है। तो आपके ब्लड में कंसेंट्रेशन कितना है, 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपने एक 100 मिलीग्राम का कोई फॉर्मुलेशन आपके ब्लड में दिया, ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर है, तो आप उस ड्रग का कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर कितना होगा, 20 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर समझो बच्चों, हमने क्या बोला, कंसेंट्रेशन कितना हो गया, 20 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमने किया यहाँ पर 100 मिलीग्राम ड्रग इसको दिया। अब की बार हमने देखा 50 मिलीग्राम जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गई, आपके ब्लड के प्रोटीन से बाइंड हो गई, और 50 मिलीग्राम ये टिश्यू में जाकर के बाइंड हो गई। तो ब्लड में कितनी बची, ब्लड में बची सिर्फ 50, जो हमारे काम की है। जो एक्स्ट्रा वस्कुलर में बाइंड हो गई वो काम की नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल, हम ड्रग देखेंगे तो हमने देखिए 50% ड्रग जो है वो जाकर के ब्लड में बाइंड हो गई। 50% कहां पर है, ब्लड में। तो मैं क्या बताऊंगा, ब्लड में कितना अवेलेबल है, 50 मिलीग्राम, और मेरा ब्लड कितना है, 5 ml, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं 50 मिलीग्राम ड्रग है, 5 लीटर में प्रेजेंट है, तो कंसेंट्रेशन कितना हुआ बच्चों उसका, 10 mg/ml। कंसेंट्रेशन कितना हुआ, 10 mg/ml कंसेंट्रेशन हो गया। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखोगे आप, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इस केस में कंसेंट्रेशन कितना आया, 20 mg/लीटर IV में, ठीक है ना। और यहां पर कितना आया मेरे पास, 10 mg/लीटर। आपको ब्लड में कितना कंसेंट्रेशन है ये देखना है, एक्स्ट्रा वास्कुलर वाला नहीं देखना है।
तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या पुट करोगे, यहाँ पर अमाउंट डोज एडमिनिस्टर्ड 100 mg, कंसंट्रेशन कितना आया 20 mg। यहाँ पर पुट करोगे बच्चों आप तो डोज एडमिनिस्टर्ड 100 और कंसंट्रेशन कितना है आपके पास 10, कंसंट्रेशन कितना है 10। और अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया 10 लीटर, और इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 5 लीटर। ठीक है, तो जल्दी समझ में आ रहा है आपको ये बात। अगर कोई ड्रग एक्स्ट्रा वस्कुलर में जाएगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन जितना कम होगा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा, और ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम करने के लिए आपको डोज 200 मिलीग्राम देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? ठीक है, चलो अब जो ड्रग अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की जब हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमको तब मिलती है जब हमारी ड्रग पर्टिकुलर उसके रिसेप्टर से जुड़ती है, किसी भी ऑर्गन में जाए, ठीक है ना, उसके साथ कहीं पे इंटरेक्ट करे, वो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगी, वो डिजायरेबल थेरापेटिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर हमारी ड्रग ऐसी हो जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, जिस जगह पर भेजना है सिर्फ वहीं पर जाकर के एक्शन दे। इसीलिए तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आया, ताकि हम एक्सेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दे। ठीक है, जैसे कुछ ड्रग है डिजॉक्सिन, क्लोरोक्वीन, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। रीजन क्या है, व्हाई दिस ड्रग हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू द एक्स्ट्रा वस्कुलर बाइंडिंग। अगर कोई भी ड्रग एक्स्ट्रा वस्कुलर बाइंडिंग शो करती है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अब यहां से बच्चों क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई भी ड्रग है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, देखो क्वेश्चन लिखा है अ ड्रग हैज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एक ड्रग है जिसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उस केस में व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, उस केस में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी होगी, जल्दी बताओ। कोई भी ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी होगी? ठीक है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी, मतलब इनमें कंपेरेटिवली सबसे कम देख लूं तो आंसर ए होगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा वस्कुलर में जाएगा या जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वो ड्रग आपके ब्लड में कम होगी, उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी, और ऐसी ड्रग को थेरापेटिक रिस्पॉन्स देने के लिए आपको ज्यादा डोज देना पड़ेगा। तो आप देखते हो ऐसी बहुत सारी ड्रग हैं बच्चों जिनको आप बहुत अमाउंट में देते हो, जैसे 650 मिलीग्राम दे रहे हो आप। इसका मतलब है कि मुझे जो थेरापेटिक हो सकता है, मुझे थेरापेटिक एक्शन जो है वो 300 मिलीग्राम चाहिए, लेकिन 50% जो है वो एक्स्ट्रा वस्कुलर में चली जाती है, पोर्टा सर्कुलेशन में चली जाती है, लिवर, अब एक्स्ट्रा वस्कुलर मतलब लिवर में भी जा सकती है, लिवर में चली जा करके क्या हो गई, मेटाबोलाइज हो गई। जैसे ये भी समझ लो, एक लिवर वाला एग्जांपल भी समझ लो, वो भी इजी हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब प्लाज्मा मतलब ब्लड में जो प्रोटीन है उसके साथ अगर कोई ड्रग बाइंड हो रही है तो वो आपकी सिस्टमिक बायोबिलिटी का ही पार्ट है। ठीक है, ओके। देखो प्रोटीन बाइंडिंग कम या ज्यादा से आप ऐसे रिलेट नहीं कर सकते, प्रोटीन तो दोनों जगह है, प्लाज्मा में भी प्रोटीन है और टिश्यू में भी प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यदि ज्यादा है तो बायोबिलिटी ज्यादा है, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा है तो बायोबिलिटी कम है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे शुरू से कह रहा हूं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कौन है भाई, एक्स्ट्रा वस्कुलर, शुरुआती एक्स्ट्रा वस्कुलर से किया कि ब्लड, आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बह रहा है वो इंट्रावस्कुलर हो गया, ब्लड वेसल्स के बाहर जो भी टिश्यू है ऑर्गन है वो एक्स्ट्रा वस्कुलर हो गया। ठीक है सर, पीके रिपीट कर दी भाई, मैं अभी यहाँ पीके कैसे बताऊंगा, लास्ट क्लास जाके फिर से वीडियो देखो। ओके, 20 सी मैक्स है, किसका 20 सी मैक्स आ गया? तो यहां पर हमको क्या देखना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अभी हमको ये समझना था, ठीक है, कि हमको यहाँ पर ये समझना है कि कोई भी जो आप ड्रग दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कुछ वैल्यूज दे रहा है, आपको बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो उससे आपको आइडिया लगना चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है,
which drug has more bioavailability at सेम डोज। अगर हमने कोई चीज को सेम डोज दिया है, दो ड्रग हैं, दोनों का हमने 100 मिलीग्राम दिया है, सेम डोज हमने दिया है, तो किसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी? पहला, ड्रग हैज लो वीडी। दूसरा, ड्रग हैज हाई वीडी। तीसरा, एक कर देता हूं बोथ एंड नन। तो जल्दी बताओ, अगर हमने सेम डोज पे दिए हैं तो किसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगा? ठीक है, जिसका वीडी कम होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एजम्पशन आता है, लोगों को लगता है वीडी ज्यादा है तो उसका बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, वीडी ज्यादा है इसका मतलब वो ब्लड को छोड़ के बाकी चला गया, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब हमको ब्लड से। ठीक है, चलो ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप निकालते हो, ठीक है ना, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए थे बच्चों, एक आपको इन फॉर्मूले को याद रखना है। एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एक ये भी आप याद रख सकते हो, उसी से निकला है ये फॉर्मूला भी। ठीक है, अगर आप अमाउंट के टर्म में लिख, अमाउंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अमाउंट के टर्म्स में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा आपको डोज देना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। आपके ब्लड में अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू द एक्स्ट्रावास्कुलर बाइंडिंग। तो आई होप सो सबको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड लिखा बच्चों, एपरेंट वॉल्यूम। वो ही बता देता हूँ। देखो हमारी बॉडी में तो ब्लड 5 ही लीटर था ना, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 कैसे आ गया? जैसे मैंने अभी ग्राउंड का एग्जांपल बताया था, ग्राउंड तो 1 मीटर स्क्वायर ही था, आपने उसके डबल राउंड लगा लिए तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 मीटर स्क्वायर है। ग्राउंड तो फिक्स है, तो ब्लड का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन ब्लड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से होकर के आ रहा है, तो बार बार वो प्रोसेस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी वजह से जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसको हम एक्चुअल वॉल्यूम ना बोल के क्या बोलते हैं? एपेरेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आता है। ठीक है ना, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉमन वर्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, एपेरेंट और एब्सोल्यूट दो वर्ड होती है। एक्चुअल वॉल्यूम को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर ही आता है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट आ रहा है। अगर 5 से ज्यादा आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब वो एपेरेंट है। ठीक है ना, ओके। तो प्रोटीन बाइंडिंग भी मैं अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग पे अभी बात नहीं करेंगे, अदरवाइज अगले लेक्चर के लिए क्या है। ठीक है, तो जो चीज आपको यहाँ समझना है पहले यहाँ समझते हैं। तो पहले आपको क्लियर करना था वीडी का कॉन्सेप्ट, डोज का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पर एग्जाम में कुछ वैल्यूज पूछी गई हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हैं वो आपको याद रखना है, जैसा रेफरेंस अलग अलग बुक में दिया हुआ है। चलो, अब यहां पर ध्यान रखो बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, आपकी जो ड्रग है वो ब्लड से अलग ऑर्गन में तो जा रही है, लेकिन हर ऑर्गन में ब्लड जाने का रेट सेम नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बताया था, हार्ट से सबसे ज्यादा ब्लड लंग्स में जाता है। तो हम कहते हैं कि जितना ज्यादा ब्लड जिस ऑर्गन में जाएगा वहां पर उतनी ही ज्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने कैटेगरी बनाई, सबसे ज्यादा ब्लड कहां पर जाता है उसको हमने पहली कैटेगरी के अंदर रखे, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, जहां पर ब्लड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जाता है। फिर उसके बाद हमने कैटेगरी रखी मॉडरेट। ठीक है, फिर हमने उसके बाद रखी पुअरली परफ्यूज ऑर्गन। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है लंग्स, किडनी,
एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, हार्ट और ब्रेन। ठीक है, तो ये लंग्स, किडनी और लीवर ये तो याद ही रखना बच्चों। तो यहां पर सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट से। पूरा का पूरा ब्लड, मैंने पहले ही बताया था, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पूरा ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। तो ये लंग्स, देन किडनी, देन एड्रिनल ग्लैंड, लीवर, और रीडिस्ट्रीब्यूशन में देन हार्ट, देन ब्रेन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, हार्ट से निकलने के बाद, हार्ट से निकलने के बाद पूरा ब्लड लंग्स में जाता है, देन किडनी में, देन एड्रिनल ग्लैंड में, देन लीवर में, और हार्ट से निकलने वाला ब्लड वापस से हार्ट में, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन होगा हार्ट, देन ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज द परफ्यूज्ड ऑर्गन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबका एक ml पर मिनट में सप्लाई दिया हुआ है। लंग्स में 500, मतलब 5 लीटर ब्लड पर मिनट में लंग्स में एंटर कर रहा है। ठीक है, किडनी में आप देख रहे हो तो यहाँ पर 1250, 1.2 लीटर के आसपास कर रहा है। एड्रिनल ग्लैंड में 25 ml पर मिनट के रेट से, नहीं ये इसको लीवर को ऊपर करना बच्चों ना, ये उल्टा लिखा गया है। लीवर इज मोर देन एड्रिनल ग्लैंड, तो यहाँ पर 13, 15, इवन लीवर इज मोर देन किडनी ऑल्सो। ठीक है, ऑर्डर को सही करेंगे। लंग्स, देन लीवर, लीवर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1350। ठीक है, इससे ध्यान रखो। देखो लंग्स में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है आपका, पूरा पूरा का पूरा ब्लड आपका लंग्स में पहुंच रहा है। ठीक है ना। परफ्यूजन रेट मतलब हार्ट से ब्लड निकलने के बाद वो जो ब्लड है, हार्ट से निकलने के बाद जो ब्लड है वो किसी ऑर्गन में किस स्पीड से इंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा पर मिनट में यहां पर 5000 ml ब्लड इंटर करता है। ठीक है ना। सेकंड हम कहते हैं, ये वाला देखो, सेकंड हम यहां पर कह रहे हैं कि पर मिनट में 1350 ml ब्लड इंटर करता है। फिर हम देख रहे हैं किडनी में 1250 ml ब्लड पर मिनट में इंटर करता है। हार्ट में, ब्रेन में 700 ml इंटर कर रहा है। हार्ट में 200 ml इंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड फ्लो का रेट। तो ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर आप परफ्यूजन रेट देखोगे तो आपको फ्लो के साथ साथ टाइम भी देखना पड़ेगा। तो फिर आप यहां पर देखोगे कि मैक्सिमम ब्लड यहाँ पर कितना टाइम, ml पर मिनट पर ml। इसका मतलब परफ्यूजन रेट यदि देखोगे तो परफ्यूजन रेट में आपको देखना है 1 मिनट के अंदर। ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर जो आपका ऑर्गन है, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उस ऑर्गन का भी आपने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। जैसे मान लो लंग्स है तो हमने लंग्स का टोटल वॉल्यूम निकाला 300 ml है। ठीक है, तो एक एक मिनट के अंदर, ठीक है ना, आपका 1 ml जो ब्लड है, ठीक है ना, वो कितने वॉल्यूम ऑफ एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है या किस स्पीड से एंटर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड परफ्यूजन रेट। ठीक है ना। तो परफ्यूजन रेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये जो ऑर्डर दिया है ये परफ्यूजन रेट के अकॉर्डिंग दिया। ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ये याद रखना है कि 5000 सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग लंग से, देन सबसे नेक्स्ट ब्लड फ्लो जो है वो किस में होता है, लीवर में, देन किडनी में, देन ब्रेन में, देन हार्ट। लेकिन अगर आपसे परफ्यूजन रेट यदि पूछे, इसका मतलब है कम टाइम में, ठीक है ना, मैक्सिमम ब्लड कहां पर पहुंच रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो ये वाला ऑर्डर है। तो आपको जो याद करना है वो परफ्यूजन के अकॉर्डिंग याद करना है। तो इसलिए ये ऑर्डर को आप याद रखोगे विद रिस्पेक्ट टू परफ्यूजन। लंग्स, किडनी, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो वो चेंज होगा। बेस्ट है कि आप परफ्यूजन करो क्योंकि एग्जाम में ब्लड फ्लो के रिस्पेक्ट की जगह परफ्यूजन ही क्वेश्चन पूछेगा। तो लंग्स, किडनी, एड्रिनल, लीवर, हार्ट और ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज अ परफ्यूजन ऑर्डर। कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास ऑर्गन दिया हुआ, हर एक ऑर्गन का साइज अलग अलग है। ठीक है ना, लंग्स का साइज अलग है, लीवर का साइज अलग है, किडनी का साइज अलग है। हर किसी का अगर आप एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है ना, हर किसी का एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लो और आप उतने यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है ना, उसमें आप 1 मिनट के अंदर ब्लड सप्लाई करो। ठीक है, और उसमें आप चेक करो कि भाई यहाँ पर कितना ब्लड 1 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच रहा है। दिस इज कॉल्ड परफ्यूजन रेट।
तो आपको यहाँ पर उसके कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, कैलकुलेशन क्या आएगा वो मैं समझा दूंगा। आपको ये ऑर्डर याद रखना है। तो ऑर्डर जो है वो अलग अलग अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, कार्डियक आउटपुट के अकॉर्डिंग अलग आएगा, ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग अलग आएगा, परसेंटेज ऑफ बॉडी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अलग आएगा। आपको जो ध्यान रखना है वो परफ्यूजन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग याद रखना है, ठीक है। लंग्स में ब्लड फ्लो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट में जितना भी ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट होने के लिए पूरा का पूरा लंग्स में जाता है, ठीक है। तो जब तक पूरा का पूरा ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। तो इस पूरे टेबल में लास्ट वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले पॉइंट पर चलेंगे। हाँ, ये कुछ और वैल्यूज हैं, आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग मिलते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। वस्कुलर फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर ब्लड या प्लाज्मा जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। तो वस्कुलर फ्लूइड मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर बहने वाला जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं वस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ लीटर, हम एक एवरेज लेकर के चलते हैं 5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वस्कुलर फ्लूइड की कुछ जगह वैल्यू 6, कुछ जगह वैल्यू 3 दी हुई है। एवरेज वैल्यू आप चाहो तो याद रख सकते हो, दैट वस्कुलर फ्लूइड एवरेज वैल्यू इज 5 लीटर। टोटल बॉडी का परसेंटेज वेट अगर आप देखोगे, क्योंकि क्या होता है ये मेल और फीमेल में और यंग्स में, तो हम यंग के अकॉर्डिंग एक कॉमन लेकर के चलेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल बॉडी का जो ये वस्कुलर फ्लूइड है ये 9% है, ठीक है। और टोटल बॉडी वाटर, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर, तो ये कितना है 15। एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड, इसका मतलब है बॉडी का सारा फ्लूइड ले लो लेकिन ब्लड को छोड़ दो, ठीक है ना। आपके बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उन सबको ले लेना है आपको, लेकिन आपको प्लाज्मा को छोड़ देना है। तो हम कहते हैं अगर प्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो वॉल्यूम इज 12 लीटर। और मैं इसलिए बता रहा हूं, पहले ये इसको अपन नहीं इंक्लूड करते थे, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया टोटल बॉडी वाटर से, ठीक है। तो इसलिए मैं टेबल को इंक्लूड किया हूं, अदरवाइज इसको याद करने के पीछे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन एक बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया। आवाज आ रही है सभी को? 12 लीटर कैसे हुआ? ये एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड है भाई। आपकी बॉडी में ब्लड के अलावा पानी नहीं है क्या? फ्लूइड मतलब लिक्विड। आपकी बॉडी में फिर स्वेट कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी में ब्लड के अलावा भी जो आपका बॉडी 75% पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज लिक्विड, फ्लूइड है, वाटर है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना, इसका मतलब है प्लाज्मा को छोड़ करके और सेल को छोड़ करके जो बाकी पेरिफेरी में जो भी फ्लूइड है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ बच्चों, ये एक सेल है, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है। और सेल के बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो जब आप सेल की बात करते हो तो आपकी जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। तो इसीलिए यहां पर हम, क्योंकि हमने वस्कुलर फ्लूइड ले लिया है उसके अंदर हमने ब्लड को कंसीडर पहले से कर लिया है। तो जब आप सेल की बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपको बॉडी की बाकी सारी सेल लेना है, लेकिन ब्लड की सेल नहीं लेना है क्योंकि आपने वस्कुलर फ्लूइड में उसको कंसीडर कर लिया। ऐसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक ना, तो सेल के यहां पर अगर हम बात करते हैं जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड का भी जो मोस्ट ऑफ द जो लिक्विड कंपोनेंट है वो सेल के बाहर है, लेकिन क्योंकि वस्कुलर फ्लूइड में ले लिया है इसलिए आपको प्लाज्मा और यहाँ पर ब्लड सेल को छोड़ना है। इसके अलावा जो भी मटेरियल सेल के अंदर है उसको इंट्रासेलुलर बोलोगे, जो सेल के बाहर है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहोगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो वॉल्यूम है वो 12 लीटर है,
परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर इज 70, टोटल बॉडी वाटर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो देता है 28%। ऐसी इंट्रा सेलुलर की अगर हम बात करते हैं, लेकिन आपको खाली ब्लड के कंपोनेंट छोड़ के बाकी जो भी सेल हैं, लिवर की, किडनी की, स्किन की, जितनी भी सेल हैं, सब सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसका टोटल वॉल्यूम 24 लीटर है। परसेंटेज बॉडी वाटर की अगर हम बात करें तो ये 34 है, और टोटल बॉडी वाटर जो है ये कितना हो गया 57। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि अगर हमको टोटल बॉडी वाटर निकालना है तो हम कहते हैं कि अगर हम टोटल बॉडी वाटर यहां से निकाल रहे हैं तो अगर टोटल करेंगे तो दैट इज टोटल बॉडी वाटर इज 42 लीटर्स। ठीक है। तो इसके अंदर आपका ब्लड भी आ गया, आपकी जो बॉडी की सेल है उसके अंदर जितना फ्लूइड भरा है वो भी आ गया, सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा है वो भी आ गया। ठीक है। और पूरी बॉडी के कंपेरेटिवली उसका वेट जो है वो 60% है, और टोटल बॉडी वाटर जो हो गया परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर, तो जितना भी बॉडी था का लिक्विड था वो हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज 100। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करते, तो आप इंक्लूड नहीं करते हो आरबीसी को ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर। जब भी आप टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करते हो तो किसको इंक्लूड नहीं करते हो, आप आरबीसी को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है भाई, बॉडी का वेट के अंदर दो चीजें, हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो बॉडी वेट में अगर मान लो आपका बॉडी वेट 100 केजी है तो 60 केजी वेट किसका है, लिक्विड का है। ठीक है ना। तो आपको देखो यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है, आरबीसी आपका ब्लड के अंदर ही है ना, वस्कुलर फ्लूइड है, तो उसको आप एक बार वस्कुलर फ्लूइड में कंसिडर कर लिया तो बाकी जगह नहीं करना है। ठीक है, इसलिए एक्सक्लूड किए। तो यहां पर देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पूछता है किस सेल को एक्सक्लूड कर देते हैं हम, तो जो भी ब्लड सेल है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से किसको एक्सक्लूड कर देते हो, वहां से भी आप ब्लड को, टोटल ब्लड को ही आप क्या करते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। ठीक है। तो ये एक बार ऑलरेडी पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कि कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन बन रहा है। आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में जैसे कि प्लाज्मा है जिसको आप ब्लड बोलते हो, आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है। और टोटल बॉडी वाटर की अगर हम बात करते हैं तो हर एक चीज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, कोई ना कोई मार्कर यूज करते हैं जिससे हमको पता चले कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर प्लाज्मा का कंपोनेंट कितना है, इरिथ्रोसाइट का कंपोनेंट कितना है। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि ये कुछ ऐसी डाई हैं जो सिर्फ इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, फिर हम क्या करते हैं, इनको एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि ये डाई जो है वो बॉडी के कितने प्रपोर्शन पोर्शन में हमको मिल रही है। जैसे प्लाज्मा को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है ना, तो हम इवांस ब्लू, आयोडोसाइनिन ग्रीन, या आयोडीन 131 या एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं। ठीक है ना, इनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके डिटेक्शन से आपको पता चल जाता है कि अगर आपने कोई भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उसके अंदर आप इसका परसेंट चेक करते हो तो आपको इतना समझ में आता है कि अगर 1 ml में इतना आ रहा है इसका मतलब है टोटल कितना होगा। ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये मार्कर के नाम पूछता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से मार्कर यूज करते हैं। ठीक है, पहचान के लिए कौन से मार्कर हम यूज करते हैं। तो जैसे अगर कई बार आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है ना, आप देखते हो ना कि भाई कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, और हमको डिफ्रेंशिएट करना है भाई कि कौन से लोग हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, कौन से लोग हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग आई कार्ड दे देते हैं जिससे हमको ये समझ में जाएगा कि कौन सा हमारा वाला है, कौन सा दूसरा वाला है। ठीक है। वैसे ही आपको प्लाज्मा को पता करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आप कौन सा मार्कर दे दोगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको याद रखना प्लाज्मा के लिए इवांस ब्लू, आयोडोसाइनिन ग्रीन, आयोडीन 131, एल्ब्यूमिन यूज होता है। ठीक है। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को चेक करने के लिए जो मार्कर यूज होता है वो यूज होता है क्रोमियम 51।
ठीक है। आरबीसी के लिए कौन सा यूज होता है, क्रोमियम 51 यूज होता है। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आप मार्कर की तरह यूज करते हैं, यहां पर आप नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकेराइड्स यूज करते हैं, ये याद रखना है। जो ऐसे सैकेराइड जो मेटाबोलाइज नहीं होते, लाइक रेफिनोज, इनुलिन, मैनिटॉल, रेडियो आइसोटोप्स, ये आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों, ये कई बार पूछ लेता है। सैकेराइड्स मार्कर की तरह किस में यूज होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। टोटल बॉडी वाटर अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए मार्कर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और एंटीपायरिन। ठीक है, तो मार्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्कर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो वैल्यू ध्यान नहीं भी रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, मार्कर आपको जरूर याद रखना है, मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जब कोई ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हमने देखा सब ऑर्गन में जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग थी जो ब्रेन में नहीं पहुंच पा रही है, किसकी वजह से, ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। तो हम कुछ परमिशन इनहांसर यूज करते हैं, जैसे कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएसओ यूज करते हो आप। ऑस्मोटिक डिस्ट्रप्शन कॉज करने के लिए मैनिटॉल यूज करते हो, या कुछ कैरियर यूज कर लेते हो जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कराए, जैसे डाइहाइड्रोपाइरिडिन। ठीक है, ये याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसको आप बायोफॉर्म का क्वेश्चन या फार्माकोलॉजी जो भी कंसीडर करना है कर सकते हो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले पॉइंट पर चलेंगे। मार्कर डाई हो सकती है, कोई रेडियो आइसोटोप्स हो सकता है। ठीक है, जनरली डाई या रेडियो आइसोटोप्स को ही हम यूज करते हैं। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अब आप कैसे पता करोगे, ठीक है ना, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को यदि आपको पता करना है कि बॉडी में कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है जिससे आप पता कर सकते हो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। और जैसा तुमने देखा भी होगा बच्चों, अगर किसी की किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम डायलिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अगर कोई भी इम्प्यूरिटी है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सी इम्प्यूरिटी है, कितनी इम्प्यूरिटी है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे हम माइक्रो डायलिसिस टेक्निक, जो कि सिंपली आपकी डायलिसिस टेक्निक है ना, इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड में कितनी इम्प्यूरिटी है या कोई भी मार्कर कितना है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माल्डी एमएसआई ये एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसको हम मैट्रिक्स असिस्ट लेजर डीआयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स में आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आपने कोई डाई दी है या कुछ भी दिए, उस सैंपल को एनालाइज करना है, ठीक है, तो आप माल्डी एमएसआई से कर सकते हो। ऑटो रेडियोग्राफी, अगर कोई रेडियो लेबल्ड कंपाउंड है तो उसको डिटेक्शन करने के लिए आप ऑटो रेडियोग्राफी यूज कर सकते हो। ऐसे ही आइसोटोप्स कंपाउंड के लिए आप ऑटो रेडियोग्राफी के अलावा पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने कोई रेडियो आइसोटोप्स कंपोनेंट लिया हुआ है तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, दीज आर द सम टेक्निक्स, ठीक है, जिनसे आप ये कुछ कैलकुलेशंस जो हैं यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, फुल फॉर्म मैट्रिक्स असिस्ट, ये आपने स्पेक्ट्रोस्कोप में पढ़ा होगा। लेजर डी आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मास तो सबको ही पता है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, तो आपको वो ध्यान रखना है यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले मेंशन किए हुए हैं, आपको ये फॉर्मूले एक जगह नोट करते हुए चलना है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है लोडिंग डोज, पहले तो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज होता क्या है ये पता होना चाहिए।
किसी भी पेशेंट को हम इतना डोज दे दें जिससे कि वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन पे रीच कर जाए, थेरापेटिक रिस्पॉन्स पे रीच कर जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, आप जाते हो हॉस्पिटल गए, कोई सीवियर केस था, आपको तुरंत पहले इंजेक्शन लगाया गया, फिर हम क्या देखते हैं, बॉडी से कोई भी ड्रग है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएगी, तो साथ में क्या करते हैं, ड्रिप लगा देते हैं कि जिस रेट से एलिमिनेट हो रही है धीरे धीरे उसी रेट से वो बॉडी के अंदर आए, ताकि जो कंसंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो कोई भी लोडिंग डोज के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो दूसरा डोज दिया जाता है जो कि कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस डोज, ठीक है। तो लोडिंग डोज का फॉर्मूला होता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपने तो मान लो 100 मिलीग्राम दिया लेकिन ब्लड में 50 मिलीग्राम पहुंचा, ठीक है ना। ये देखो ये लिखा है बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन, बायोअवेलेबल डोज अमाउंट प्रेजेंट इन ब्लड, आपके ब्लड में कितना अमाउंट है और आपने दिया कितना था। अगर यहां पर हमने 50 मिलीग्राम हमारे ब्लड में और हमने दिया 100 है, तो बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.5, ठीक है। देखो अगर आपने आईवी रूट से दिया तो फिर तो पूरा का पूरा ब्लड में ही है, आपने जितना दिया वो ब्लड में है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 दिया और 100 ही ब्लड के अंदर है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन ओरल रूट में जो वैल्यू है वो 1 नहीं आ सकती, वो 1 से कम आएगी, ठीक है। ओरल रूट में जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आएगी, 1 से कम आएगी, ठीक है। तो ओरल रूट में अगर हम बात करते हैं तो जो बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, ओरल रूट में वो 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो याद रखना जो बायोअवेलेबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है, ये 0 to 100 नहीं, बायोअवेलेबिलिटी इन केस ऑफ ओरल आपको किसके बीच में देखने को मिलेगी, 0 to 1 देखने को मिलेगी। तो मैंने एक ऑप्शन दिया था कि 0 to 1 देखने को मिलेगी या 0 to 100, ठीक है। तो अगर दोनों को बराबर कर दोगे आप, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर आप दोनों को बराबर कर दोगे तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मैं पूछता हूं आपसे, मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन, मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन इन केस ऑफ आईवी, ठीक है। अब अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए 100, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए 0 और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 50, ठीक है। और दूसरा देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन की जगह अगर मैं सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी लिख दूं, चलो, तो यहां पर देखो अगर बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन पूछे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1, और अगर सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी पूछे तो करेक्ट आंसर होगा 2। समझ में आई बात सभी को, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन पूछा जाए तो आंसर होगा, बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन की जो रेंज है वो 0 से 1 हो सकती है, बायो अवेलेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर के 100 तक हो, ठीक है। तो इस केस में भाई मैंने 200 कहां लिख दिया है यार, बायो अवेलेबिलिटी, अगर कोई ड्रग आपने 100 मिलीग्राम दिया और 100 मिलीग्राम ही ब्लड में पहुंच गई तो उसको हम बोलेंगे 100% बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन कितना है तो आप बोलोगे बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन इज 1, ठीक है। तो 100% बायोअवेलेबिलिटी से अगर आपसे बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन पूछे, ठीक है, तो क्या होगा, 1। भाई और कितने से इलेबरेट करूं, कब से तो इलेबरेट कर रहा हूं मैं। बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो एक आदमी को 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिए और उसके ब्लड में कितनी ड्रग पहुंची, 100 मिलीग्राम पहुंची, तो क्या हो गया, एडमिनिस्टर्ड डोज डिवाइडेड बाय
अवेलेबल डोज डिवाइड बाय एडमिनिस्ट्रेड डोज, ब्लड के अंदर भी 100 है और आपने दिया भी 100 है। अब आपने क्या किया, एक ओरल रूट से दिया, ओरल रूट से 50 मिलीग्राम ड्रग पहुंचा, लेकिन ओरली दिया 100 मिलीग्राम था। ठीक है, ओरली दिया कितना था, 100 मिलीग्राम दिया था। तो आईवी के केस में ये रहा आपका आईवी का केस, और ये रहा आपका ओरल का केस। तो ओरल के केस में आपको पता है जितनी ड्रग दोगे उतनी की उतनी ब्लड में पहुंचेगी नहीं, तो यहाँ पर बायोबिलिटी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 0.5 आई। तो इससे ज्यादा, आईवी से ज्यादा तो कभी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी? ओके, स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन पे भी आते हैं, थोड़ा सब्र लो भाई। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट था यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन। तो बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अमाउंट आपके ब्लड में कितना है, आपने कितना एडमिनिस्ट्रेट किया, उससे निकलता है बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन। तो ये निकल गया बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं वो कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, जहां पर जो द कंसेंट्रेशन विच इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन इन योर ब्लड। ठीक है ना, जैसे ब्लड के अंदर हमने पहली बार 100 मिलीग्राम पर ml का डोज, सपोज हमने ऐसे इमेजिन करो कि सपोज हमने एक 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया, फिर उसके बाद हम 1 मिलीग्राम लगातार दे रहे हैं, और अगर मैं ब्लड में चेक कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं ब्लड के अंदर, ठीक है ना, ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम पर ml का कंसेंट्रेशन बना हुआ है, तो ये कहलाएगा स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन। पहले आपने कुछ और डोज दिया था, बाद में आप 1 mg दे रहे जा रहे हो लगातार, लेकिन ब्लड के अंदर कितना मेंटेन है, 100। तो जो कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर मेंटेन होता है, ठीक है ना, ड्यू टू द, तो वो जो कांस्टेंट कंसेंट्रेशन मेंटेन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन। स्टेडी स्टेट है मतलब कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, ओके, चलो। तो आपको यहां पर पहले दो फॉर्मूले याद रखना है। एक फॉर्मूला याद रखना है लोडिंग डोज का, आपको स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, और बायोअवेलेबिलिटी फ्रैक्शन दिया होगा। ऐसे मेंटेनेंस डोज के केस में देख रहे हो आप, जहां वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों, वहां पर क्या आ गया, क्लियरेंस आ गया। तो अब ये क्लियरेंस एक नया वर्ड है, तो क्लियरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले बोल रहा हूँ एक जगह लिख लेना। हार्डली मुश्किल से 10 से 15 फॉर्मूले होंगे, और इन्हीं फॉर्मूले में से दो क्वेश्चन आएंगे। तो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लियरेंस। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है क्लियरेंस का, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्लियरेंस के ये दो फॉर्मूले हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है बच्चों, वो होता है के ई, और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के ई का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय टी हाफ। मतलब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही क्लियरेंस के फॉर्मूले, ठीक है ना, ऑल थ्री आर द फॉर्मूला ऑफ क्लियरेंस। क्लियर हो गए बात सभी को? ठीक है, अगर स्पेशली एक और फॉर्मूला यहाँ पे क्लियरेंस का बता देता हूँ बच्चों में, ठीक है, तो आपके काम इसी से जाएंगे, लेकिन एक फिर भी बता दे रहा हूँ। जब आपसे स्पेशली अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन पूछे, ठीक है ना, तो मैंने बताया था एलिमिनेशन मतलब तो ओवरऑल एलिमिनेशन हो जाता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है जब केवल यूरिन से निकल रहा है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन मल्टीप्लाई बाय कितना ड्रग यूरिन में है डिवाइड बाय कितना ड्रग प्लाज्मा में। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए इसको आप कॉपी में एक जगह नोट कर लेना। ठीक है ना, ये पूरी बाय फॉर्म में बार बार आएंगे, इसलिए मैंने एक बार ही यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए, क्योंकि सबका रिलेशन कहीं ना कहीं वीडी से था। ठीक है ना, जो सबसे पहले दिया जाता है मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन अचीव करने के लिए वो लोडिंग डोज होता है। फिर लोडिंग डोज जितना आया उसको उसी पे मेंटेन करने के लिए जो दिया जाता है उसको हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं तो वो भी देख लेते हैं।
ओके, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द AUC of procaine if the dose is 0.2 gram and clearance is 45 लीटर पर आवर। ठीक है, देखो फिर से मैंने यहाँ पे अभी जस्ट तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। ठीक है, एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला पढ़ा हमने, डोज डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। तो अगर हमको देखो न्यूमेरिकल ऑलरेडी, ये वो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो व्हाट विल बी द एरिया अंडर कर्व ऑफ प्रोकेन इफ डोज इज 0.2 ग्राम एंड क्लियरेंस इज 45 लीटर पर आवर। तो डोज 0.2 ग्राम है बच्चों, तो 0.2 को आप चाहो तो 200 मिलीग्राम लिख सकते हो। एरिया अंडर कर्व कितना है, 45 लीटर है। ठीक है, वो सॉरी क्लियरेंस जो है वो 45 लीटर पर आवर से। ठीक है, तो आप एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। ओके, एक चीज और याद रखना है बच्चों, अगर कहीं पर भी बॉडी वेट की बात करता है, ठीक है, अगर आपसे कहीं पर भी, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, ये सबसे बन जाएगा। ठीक है, बॉडी वेट की बात करता है कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है, जनरल एवरेज बॉडी वेट 70 kg हमको कंसीडर करना है। ठीक है, जनरल एवरेज बॉडी वेट जो है वो हमको कितना कंसीडर करना है, बॉडी वेट को 70 kg आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, अब अगर मान लो कहीं पर आपको वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके बॉडी वेट का 60% है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दे दे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ 60% ऑफ देयर बॉडी वेट। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके वेट का 60% है। तो अगर आपको वेट नहीं दे रहा है तो आप 70 kg कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है ना, तो 70 kg का 60% निकालना है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 42 लीटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या चीजें आपसे पूछी जाती है। मान लो आपसे सिंपली पूछा गया कि कोई ड्रग है, ठीक है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बॉडी वेट का 60% निकालना पड़ेगा। ठीक है, एयूसी मतलब एरिया अंडर कर्व। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल बॉडी वाटर, वो कह रहा है टोटल बॉडी वाटर के अंदर आपकी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हाउ मेनी ड्रग या हाउ मच ड्रग रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल डोज मतलब लोडिंग डोज टू गेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 5 mg पर लीटर एंड द पेशेंट इज 70 kg। पेशेंट का वेट कितना है बच्चों, पेशेंट का वेट आपको दिया हुआ है 70 kg है। ठीक है, चलो, तो लोडिंग डोज की अगर हम बात करते हैं, और यहां पर पहले से दे दिया है स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन भी आपको दिया हुआ है 5 mg पर लीटर, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है 42 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको इतना दिया हुआ है। तो लोडिंग डोज की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, लोडिंग डोज की यदि हम बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय बायोबिलिटी फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में आपको बायोबिलिटी फ्रैक्शन नहीं दिया है तो वैल्यू आपको 1 लेकर के चलना है। तो स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन आपको कितना दिया हुआ है 5 mg पर लीटर, आप वो यहाँ पर रखोगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 42 लीटर्स, वो आप रखोगे, क्या मिल जाएगा, लोडिंग डोज। ठीक है, तो जो भी आपने फॉर्मूले ऊपर पढ़े हैं इस टाइप से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, एंड पेशेंट इज 70 kg एंड VD इज 60% ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में ऐड हो गया। तो अगर आपको इसका VD निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 60% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गई बात।
तो जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हो, चाहे एयूसी का फॉर्मूला पढ़ा आपने, एयूसी का फॉर्मूला क्या होता है, डोज अपॉन क्लियरेंस, तो आपको क्लियरेंस निकालना पड़ेगा। और क्लियरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर देखो 3 फॉर्मूले बताए। क्लियरेंस रेट ऑफ एलिमिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा से भी निकल सकता है। क्लियरेंस एलिमिनेशन रेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये वाला यूज होता है, एलिमिनेशन रेट और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, वायबिलिटी फ्रैक्शन कुछ भी नहीं दिया तो 1 लेके चलना है, इसका मतलब वो आईवी रूट से दी गई है। ठीक है, चलो, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको आईवी रूट मान करके 1 करना है। ओके, एयूसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको डोज पता है, एरिया अंडर कर्व पता है, तो क्लियरेंस आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इनकी सबकी आपको एक बार सब फॉर्मूले एक जगह नोट करते जाना है। ठीक है ना, एक जगह आप सारे फॉर्मूले नोट कर लो। ठीक है ना, और उन सब के नीचे जो मैंने एक एक वैरायटी आपको दे दिया, आप उसकी वैरायटी के एक एक न्यूमेरिकल भी लिख लो, तो उससे इजी हो जाएगा आपको उसके बेसिस को समझना। क्लियर है बात? ठीक है, बाकी फिर अपन नेक्स्ट में देखेंगे। पिछली स्लाइड